नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य का शुभारंभ किया। देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया, देश में कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण कोई भी बिजली संयंत्र बाधित नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। तमिलनाडु सरकार ने पूजा स्थलों को सभी दिन खोलने की अनुमति दी। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 18,300 के पार। महानवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ताइवान के काओशियोंग शहर में आग लगने की घटना में कम से कम 46 लोगों की मौत और आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना कल चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कई मौकों पर हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है। भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं, जैसे वे भारत के किसी भी अन्य राज्य में करते हैं। भारतीय नेताओं को भारत में किसी राज्य के दौरे पर आपत्ति जताना भारतीय लोगों के लिए तर्क और समझ से हटकर है। भूटान चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए दोनों देशों के 3 चरणों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में श्री बागची ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम से अवगत है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि भारत 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को रूपरेखा संबंधी बैठक में शामिल होगा। We have received an invitation for the Moscow format meeting on Afghanistan on October 20th. We will be participating in it. I don't have a final confirmation who will be attending, but it's likely that we will have it at the Joint Secretary level. कोविड रोधी वैक्सीन की विदेशों को आपूर्ति फिर से शुरू किए जाने के मुद्दे पर श्री बागची ने कहा कि इस संबंध में पहले पड़ोसी देशों को इसकी आपूर्ति करने का फैसला किया गया है। यूएन जनरल असेंबली में भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी गए थे। वहां पे उन्होंने हमारे ये डिसीजन कि हम वैक्सीन सप्लाई फिर से शुरू करेंगे, इसका उन्होंने बताया था उसमें। उसके फलस्वरूप हमने फिर अभी तक नेबरहुड से शुरू करने का डिसीजन लिया है। तो पहले नेबरहुड में जाएंगे और मुझे जितना दूर मालूम है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान में वैक्सीन इंडिया से जा चुकी है और ये सिचुएशन हम लगातार इसका मॉनिटर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता पर श्री बागची ने कहा कि इस बारे में भारत की नीति अफगानी जनता के साथ दोस्ती पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी अफगानिस्तान को अवसंरचना संबंधी सहायता उपलब्ध कराई है। बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों में हमलों के बारे में श्री बागची ने कहा कि वहां सरकारी सुरक्षा बलों और बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के सहयोग से दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। श्री बागची ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। उधर बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमा खान ने बताया कि हिंसक घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। बांग्लादेश पुलिस ने कल कुमिला शहर में अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के आरोप में 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री सिंह ने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बीआरओ के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड और ब्रिजेज का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, अध्ययन का एक विषय बन गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन कल द्रास पहुंचेंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार को युद्ध स्मारक पर आयोजित विजयादशमी समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के पहले दिन श्री कोविंद आज लेह पहुंचे। उन्होंने सिंधु दर्शन पूजा अर्चना की। पारंपरिक संगीत के बीच राष्ट्रपति श्री कोविंद को लद्दाख की स्वागत मिली। सीईसी ताशी गैल्सन ने कटक्स और एलजी माथुर ने मेमेंटो की पेशकश की। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने छात्रों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। लद्दाख एलजी माथुर ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की प्रगति पर बातचीत की। राष्ट्रपति श्री कोविंद दोपहर में उधमपुर लौट गए। श्री कोविंद शुक्रवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। वह शुक्रवार को विजयदशमी मनाने के लिए शस्त्र पूजा भी करेंगे। बाद में राष्ट्रपति कोविंद युद्ध स्मारक पर सैनिकों से बातचीत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र ने आयुध निर्माण बोर्ड को सरकारी विभाग से बदलकर 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कंपनी बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाना तथा वृद्धि और नवाचार की नई संभावनाओं के द्वार खोलना है। प्रधानमंत्री कल सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के गुजरात के सूरत में लड़कों के छात्रावास के भूमि पूजन समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। छात्रावास में करीब 1,500 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसमें एक पुस्तकालय भी होगा। पटेल समाज द्वारा अगले साल छात्राओं के लिए भी एक छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें 500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि देश में कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण किसी भी बिजली संयंत्र का कार्य बाधित नहीं होगा। उन्होंने आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर चतरा जिले में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की अशोक कोयला परियोजना का निरीक्षण किया। श्री जोशी ने कहा कि कोयले के उत्पादन में तेजी लाने के लिए स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई है। आवश्यकता के अनुरूप कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया है और देश भर के बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति सुगम बनाई जा रही है। बेसिकली इंपोर्ट जो 22% तक इंपोर्ट होता था वो बंद होने के कारण और ज्यादा बारिश के कारण बीच में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कल से हम 2 मिलियन कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो थर्मल पावर के लिए जो चाहिए उतना कोल सप्लाई करने के लिए हम सब मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। एंड आई ओनली फील दैट आई कैन अश्योर दी ऑल पावर प्लांट्स द नीडेड कोल विल बी सप्लाइड, नो नीड टू बी पैनिक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में भारत ने आज एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18,987 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है।
कल 19,808 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.07% हो गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में और इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। डॉक्टर पॉल ने त्योहारों पर कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से घरों पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा कि किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए अगले 4 से 6 सप्ताह में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। तमिलनाडु सरकार ने सभी दिन पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। धार्मिक स्थलों के लिए ये रियायत तुरंत लागू हो गई है। 1 नवंबर से स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी सभी कक्षाएं लगाने की अनुमति होगी। स्कूलों के शिक्षकों, सहायकों और रसोइयों को कोविड के टीके अवश्य लगवाए जाएंगे। अब लोग रविवार को भी समुद्र तट का आनंद ले सकेंगे, लेकिन किसी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जंजीरा किले को लगभग 6 महीने बाद फिर से खोल दिया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट और टीकाकरण में तेजी की वजह से पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति दी थी। एक रिपोर्ट। जंजीरा किले पर जाने के लिए बोट की व्यवस्था, किले की जानकारी देना तथा पर्यटकों के खान पान की व्यवस्था जैसी सुविधा मुहैया कराने के माध्यम से गुजारा करने वाले जंजीरा के कई परिवारों को राहत मिली है। प्रशासन द्वारा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बोट सेवा शुरू करने की अनुमति मिलने के कारण बोट मालिकों में संतोष की भावना है। किले के अंदर बढ़ी हुई घास तथा पौधों की कटाई जैसे स्वच्छता अभियान में भी वे हाथ बटा रहे हैं। आने वाले दिवाली उत्सव के दिनों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद जंजीरा के सभी हितधारकों को नया आत्मविश्वास दे रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पीएम केयर्स फंड की धनराशि से स्थापित किए गए 1000 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इनमें से 1183 संयंत्र इस समय काम कर रहे हैं। शेष बचे संयंत्रों को स्थापित करने का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि 22 राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्रों का काम पूरा कर लिया गया है और शेष 9 राज्यों में 90% काम पूरा हो चुका है। इन संयंत्रों को स्थापित करने में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य का शुभारंभ किया। देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया, देश में कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण कोई भी बिजली संयंत्र बाधित नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई।
तमिलनाडु सरकार ने पूजा स्थलों को सभी दिन खोलने की अनुमति दी। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के ऊपर बंद हुआ, निफ्टी भी 18,300 के पार। महानवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ताइवान के काओशियोंग शहर में आग लगने की घटना में कम से कम 46 लोगों की मौत और आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना कल चेन्नई सुपर किंग्स से। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आज दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की एक नई योजना के अंतर्गत 31 कंपनियों को मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य देश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। अगले 4 वर्षों में इन कंपनियों की ओर से देश में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश होने की आशा है। इससे 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए फॉरेंसिक टीमों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। गोवा में धारबंडोरा में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि देश केवल शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथक प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर से गोवा के लिए चार्टर्ड उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे राज्य में निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गोवा के विकास की गति मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य पूरा होने के बाद और तेज होगी। कच्चे तेल के मूल्यों में तेज वृद्धि के बावजूद खाद्य मूल्य कम होने के बल पर थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर सितंबर में कम होकर 10.66% पर आ गई। ये लगातार छठा महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक दहाई के आंकड़े में रहा। अगस्त में ये आंकड़ा 11.39% रहा था। पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले खनिज तेल, प्रमुख धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पाद इत्यादि के मूल्य बढ़ने के कारण सितंबर 2021 में मुद्रास्फीति की दर उच्च स्तर पर रही है। खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति लगातार 5वें महीने कम हुई है। आयकर विभाग ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल में 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने की पुष्टि की है। इस नए पोर्टल का उद्घाटन इस वर्ष 7 जून को किया गया था, लेकिन करदाताओं ने शुरुआत में इस पोर्टल में कमियों की शिकायत की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके बाद कई तकनीकी मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया है और पोर्टल के संचालन में सुधार हुआ है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 569 अंक बढ़कर 61,306 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,339 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की कीमत 75 रुपए 26 पैसे पर थी। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,987 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 61,926 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $84.05 प्रति बैरल पर था। महानवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमः। नवरात्रि महोत्सव का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को भी समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने महानवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की और सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्यों में से एक लाला हरदयाल की जयंती है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। अत्यधिक अध्ययनशील युवक हरदयाल ने इंडियन सिविल सर्विस में करियर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कनाडा और अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा देने के लिए किया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के सहयोगी थे। लाला हरदयाल ने कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत में स्नातक उपाधि ली। 1905 में उन्हें संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 छात्रवृत्ति मिली। हालांकि 1907 में प्रकाशित द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र में तर्क देते हुए उन्होंने अराजक विचारों की खोज शुरू की और कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार में सुधार नहीं बल्कि सुधारों को परे रखकर आवश्यक हो तो इसके अस्तित्व के नाम मात्र अवशेष ही छोड़ना है। इस पत्र ने उन्हें पुलिस की निगरानी के रडार पर ला दिया। बाद में उसी वर्ष उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां छोड़ दी और 1908 में भारत लौट आए। लेकिन भारत में भी उन्होंने अग्रणी समाचार पत्रों में कड़े लेख लिखने शुरू कर दिए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उनके कार्यों को सेंसर करने का फैसला किया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत छोड़ने और विदेश जाने की सलाह दी। लाला हरदयाल फ्रांस और जर्मनी की यात्रा के दौरान ब्रिटिश विरोधी प्रचार करते रहे और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सफलतापूर्वक चलाने की कुंजी के रूप में पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की सराहना भी करते रहे। 1911 में वे अमेरिका पहुंच गए, जहां वे औद्योगिक संघों से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1911 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बसंत कुमार बिस्वास के प्रयास का हरदयाल पर गहरा असर पड़ा। हरदयाल के मार्गदर्शन में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1914 में अराजक साहित्य के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहां से जर्मन शहर बर्लिन भागने में सफल रहे। बर्लिन में उन्होंने बर्लिन कमेटी के गठन में सहयोग किया और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता की। भारतीय डाक विभाग ने 1987 में लाला हरदयाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। महान स्वाधीनता सेनानी लाला हरदयाल को नमन। स्वाधीनता सेनानी और उर्दू शायर सैयद फजलुल हसन की जयंती भी है। उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1921 में स्वतंत्रता के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। हसरत मोहानी का जन्म 14 अक्टूबर 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। स्वामी कुमारानंद के साथ मोहानी ने 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले की थी। हसरत मोहानी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और 1903 में कई वर्ष के लिए जेल भेजे गए। वे कई वर्ष तक कांग्रेस के सदस्य रहे। मोहानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी जुड़े रहे और 1919 में इसके अध्यक्ष रहे। वे भारत के विभाजन के विरोधी थे। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना की घोषणा के बाद मोहानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता छोड़ दी। जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में रहने का विकल्प चुना। मोहानी भारत की संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन कोई सरकारी भत्ता नहीं लिया और कभी सरकारी निवास में भी नहीं रहे। इसके
इसके बजाय वो मस्जिदों में ठहरते और अन्य सवारियों के साथ बैठकर तांगे से संसद जाते थे। 13 मई 1951 को लखनऊ में मौलाना हसरत मोहानी का निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित मौलाना हसरत मोहानी को सलाम। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी ताइवान में 13 मंजिला इमारत में लगी आग में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं और अनेक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। काओशुन शहर में आवासीय और वाणिज्यिक इमारत में आज सवेरे ये आग लगी। 79 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 14 की हालत गंभीर है। भारत में बनी कैंसर रोधी दवा अब चीन में भी बेची जाएगी। भारत की डॉक्टर रेड्डीज लैब और चीन की स्थानीय कंपनियों ने हाल में ही इससे जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन में कैंसर रोधी दवाई की अत्यधिक मांग है, क्योंकि वहां कैंसर के कारण मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। भारत ने आज सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले सेमिनार का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों की सचिव रीनत संधू ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में वैश्विक स्तर पर भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नए अवसर खोले गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पार्किंग स्थलों की रियल टाइम पार्किंग जानकारी के लिए दिल्ली का पहला स्मार्ट पार्किंग ऐप माई पार्किंग का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने कहा कि इस पार्किंग ऐप की शुरूआत से पार्किंग स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई ने अब तक 3 बार जबकि कोलकाता ने 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने कल माले में मौजूदा चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराया। सुनील छेत्री ने 2 और मनबीर सिंह ने 1 गोल किया। फाइनल में 7 बार की चैंपियन भारत का मुकाबला शनिवार को नेपाल से होगा। छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में अब ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया है। थॉमस कप बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना कल डेनमार्क से होगा। भारतीय टीम ने 2010 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता के अंतिम 8 में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य का शुभारंभ किया। देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया, देश में कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण कोई भी बिजली संयंत्र बाधित नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। तमिलनाडु सरकार ने पूजा स्थलों को सभी दिन खोलने की अनुमति दी। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 18,300 के पार। महानवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना कल चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।